हाँ जी बेटा, देखो तो अब हम बात करेंगे इस आज की वीडियो में फेज़र डायग्राम के बारे में। ठीक है, फेज़र डायग्राम एक्चुअली फेज़र डायग्राम होता क्या है, यहाँ पर आपके पास एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। ठीक है ना, रोटेटिंग वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर आप ये समझ सकते हो कि जो रोटेट कर रहा हो। ठीक है ना, और ये रोटेटिंग वेक्टर साइनोसोडियली रोटेट करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी या आप ये कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी आपकी अल्टरनेटिंग करंट के इक्वलेंट होती है। यानी जिस एंगुलर वेलोसिटी से आपका अल्टरनेटिंग करंट चल रहा होगा, उसी एंगुलर वेलोसिटी से आपका रोटेटिंग वेक्टर चल रहा होगा। ठीक है, बेनिफिट क्या होता है इससे बेनिफिट ये होता है कि हम अपने अल्टरनेटिंग करंट को डायग्रामेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास एक वो है ईएमएफ है, जिसका ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ई नोट। ठीक है, और इसी का अगर हम करंट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से करंट का एम्पलीट्यूड कम होगा अक्रॉस द रजिस्टर, ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इस तरह से हमने इसको ये तो डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। पर अगर हमारे पास रोटेटिंग वेक्टर होता, ये ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, अगर ऐसे समझना हो तो एक और तरीका भी होता है हमारे पास कि ये देखो, ये मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक रोटेटिंग वेक्टर है जो इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या होगी, आपकी ईएमएफ होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। साथ साथ हमें यहाँ पर इसका एंगल भी पता लग जाएगा। अब ये जब यहाँ पर आएगी, ठीक है ना, इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, जब ये यहाँ पर पहुँचेगी तो अब यहाँ का भी एंगल पता चल जाएगा। इस तरह से हर एक पॉइंट पर हमें उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पता लग जाती है। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसका करंट भी निकाल सकते हैं। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये बड़ा हो जाएगा, छोटा होगा करंट की वैल्यू कम होगी तो अंदर आ जाएगा सर्कल में। ठीक है ना, तो इस तरीके से फेज़र डायग्राम एक्चुअल में क्या है, एक रोटेटिंग वेक्टर है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी आपके इलेक्ट्रिक करंट के अल्टरनेटिंग करंट के इक्वलेंट ही होती है। ठीक है ना, ठीक है, ये तो रहेगा आपका फेज़र वेक्टर। ठीक है, डायग्रामेटिकली इजी हो जाता है। तो अगर मैं आपको आगे इसका यूज़ होगा तब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ एसी सर्किट कंटेन्स रजिस्टर ओनली। एसी सर्किट है, उसमें सिर्फ एक रजिस्टर हमने लगा रखा है, तो इस तरह का सर्किट डायग्राम बनेगा। ये रजिस्टर है, ये अल्टरनेटिंग करंट हमने यहाँ पर लगाया और इसकी ईएमएफ कितनी है, ई नोट साइन ओमेगा टी। मान लेते हैं यहाँ पर करंट कितना है, आई है, इसका रजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है ना, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस की, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, वो कितना होगा आपका, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये कितना है, ई नोट साइन ओमेगा टी, जो कि किसके बराबर है, आई इंटू आर के बराबर है। ऐसा डेफिनेटली ऐसा ही होगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई करंट है और आर क्या है, इसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी। तो ये मैंने आपको बताया था पहले ही, आई नोट क्या होगा आपके पास, ई नोट बाय आर होगा। यानी जो आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट होगा वो 1/r होगा, किसके, ई नोट के। यानी करंट की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, और दूसरी बात, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो देखो यहाँ पर भी ओमेगा टी है, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है। यानी करंट और ईएमएफ में या करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। देखो, अगर ये इस तरह से फेजर डायग्राम आप समझ सकते हो। देखो, ये आपके पास मान लीजिए ये आपने बनाया किसके लिए भाई, साइन वेव। ये जो साइन वेव है ये मान लीजिए ईएमएफ के लिए है साइन वेव। ठीक है ना, तो करंट के लिए बनाओगे तो भी वो ऐसी ही बनेगी, पर उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि करंट का एम्पलीट्यूड 1/r टाइम्स है। अब देखो, जब एंगल 0 डिग्री है, मीन्स जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो साइन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो करंट का एम्पलीट्यूड भी 0 है और ईएमएफ का एम्पलीट्यूड भी 0 है। इसी को बोलते हैं, ये दोनों एक जैसी वैल्यू फॉलो कर रहे हैं ना, इसका मतलब यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है आपका, 0 है। फेज डिफरेंस कितना है,
ज़ीरो है, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। जब यहाँ पर मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा। फिर दोनों जगह एक साथ ज़ीरो हो रहा है, दोनों जगह एक साथ रिवर्स में मैक्सिमा आ रहा है, फिर दोनों जगह एक साथ ज़ीरो आ रहा है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है बेटा, ज़ीरो है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सिंपल वे में अगर मैं आपको फेज़र डायग्राम बताऊं, थोड़ा सिंपल वे में इस तरह से बनाया जा सकता है। भाई ये मान लो मेरे पास एक्स वाई प्लेन में ले लिया, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना। अब आपके पास ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है ये कौन सा है, ई नोट है। ये रोटेटिंग वेक्टर है जो कि ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एंगल कितना है, ओमेगा टी, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर करंट के लिए फेज़र वेक्टर बनाओगे तो करंट का फेज़र वेक्टर सिर्फ यहाँ तक बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि करंट का एम्पलीट्यूड क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू ईएमएफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको आई नोट साइन ओमेगा टी, और इसके लिए क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका ई नोट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो दो ही बातें मेन जो यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पर करंट का एम्पलीट्यूड 1/r टाइम्स होता है ईएमएफ की, और दूसरा करंट और ईएमएफ में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, कांस्टेंट फेज से वो चलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो उसमें रजिस्टर की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा। रजिस्टर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंडक्टर हो जाएगा। और ये जो इंडक्टर है हमारा प्योर इंडक्टर है। प्योर इंडक्टर का मतलब क्या है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़ीरो है। रेजिस्टेंस क्या है, ज़ीरो है। और सिर्फ हमारे सर्किट में क्या लगा हुआ है, इस तरीके से एक इंडक्टर ही लगा हुआ है। ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। ईएमएफ कितना है इसका, ई नोट साइन ओमेगा टी, ये क्या है, इसका ईएमएफ है। तो अगर ईएमएफ की वैल्यू लिखी जाए, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू लिखी जाए तो वो क्या होगी, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये मैंने सेल्फ इंडक्शन से लिखा है क्योंकि फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, माइनस का साइन होता है यहाँ पर। फाई की वैल्यू क्या है, सेल्फ इंडक्शन के अकॉर्डिंग एल आई होती है, तो ये हो गया आपका ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। अब क्योंकि मैंने बोला था ये हमारा प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर है मतलब रेजिस्टेंस क्या है, ज़ीरो है। यानी जितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उसको उतना ही अपोजिंग फोर्स मिल जाएगा, और जो नेट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि इंडक्टर में होता ही यही है बेटा, जो करंट फ्लो हो रहा है उसी करंट का क्या होगा, अपोज होगा, और नेट करंट क्या हो जाता है, ज़ीरो। अब नेट करंट ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर ईएमएफ ज़ीरो हो गई, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ज़ीरो कौन हो रहा है, ईएमएफ ज़ीरो हो रही है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। जितनी ईएमएफ हमने दी और जितनी वहाँ पर इंड्यूस्ड रही वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। नेट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ई की वैल्यू जो हमने दी थी वो कितनी थी, ई नोट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एल डी आई बाई डी टी। अब अगर आप यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है, इज इक्वल टू एल, या एल को भी डिवाइड में ले आते हैं, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, डी आई बचेगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लो। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास टोटल करंट जो आ जाएगा वो कितनी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ई नोट बाय एल तो क्या है, कांस्टेंट है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस, ठीक है। तो ये माइनस बाहर, कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ये आ गया हमारे पास माइनस का ई नोट बाय एल कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई हमारे पास करंट की। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखो, अगर इसको जनरल इक्वेशन जो होगी हमारी करंट की वो ये होगी ना, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अगर उससे कंपेयर किया जाए तो आई नोट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ई नोट बाय ओमेगा एल। ये हमारे पास वैल्यू आ गई आई की, ई नोट बाय ओमेगा एल। इसको थोड़ा सा कोस को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो कोस ओमेगा टी क्या होता है, कोस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है।
90 माइनस, माइनस का मतलब क्या है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो माइनस साइन किस में चेंज होता है, कोस में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कोस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो गया आपका वापस से कोस थीटा हो गया, ठीक है ना। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ले लिया हमने, ठीक है ना। और अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और है इसमें कि मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ और आपको फिर से, यहाँ तक तो हमने सिर्फ इंटीग्रेशन किया है और वैल्यू निकाली है माइनस ऑफ ई नोट बाय एल ओमेगा एल कोस ओमेगा टी, ठीक है। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ इस पोर्शन को, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नोट बाय ओमेगा एल कोस ओमेगा टी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। और इसको मैंने लिख दिया माइनस का आई नोट, हमने क्या माना था, माइनस रहने देते हैं, ई की आई नोट की वैल्यू क्या ले लेते हैं, ई नोट बाय ओमेगा एल ले लेते हैं, माइनस अभी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस आई नोट, और ये हो गया आपका साइन 90 माइनस थीटा लिया था हमने, 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है जी। तो ये कितना बन जाएगा आपका, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 90, ये माइनस जो है वो अंदर चला गया, माइनस अंदर चला गया, क्योंकि माइनस ऑफ साइन थीटा जो है वो क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब जरा देखो कंपेयर करो, ईएमएफ हमने लिया था ई नोट साइन ओमेगा टी, और करंट कितना आ रहा है हमारे पास, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस (π/2), यानी करंट जो है वो क्या है आपका, पीछे आ रहा है, उसमें एक फेज डिफरेंस आ गया ना दोनों में। यहाँ पर फेज कितना था, सिर्फ ओमेगा टी, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर फेज कितना था, ओमेगा टी, और यहाँ पर कितना आ गया, ओमेगा टी माइनस 90। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो गया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और करंट क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। करंट कैसे चल रहा है, पीछे चल रहा है। देखो अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊँ तो ये मेरे पास ईएमएफ थी, साइन कर्व थी ना, ये साइन ओमेगा टी था, तो इस तरह की ईएमएफ मिलेगी। और करंट क्या है, पीछे है, यानी अगर मैं यहाँ पर टी की वैल्यू 0 पुट कर दूँ बेटा, टी की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ईएमएफ तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पर यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन ऑफ माइनस 90। साइन ऑफ माइनस 90 का मतलब क्या है, 270, जो कि क्या होता है -1। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू ये आएगी। उसके बाद जब मैं यहाँ पर टी की वैल्यू t/4 लिखूँगा, t/4 लिखा मैंने जब यहाँ पर, तो ये 90 होगा, और ये 90 क्या होगा, 1। तो ईएमएफ तो आ गई ये वाली। और यहाँ पर मैं लिखूँगा t/4, तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 90 माइनस 90 0 होगा। देखो ये तो आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको, 2π/t, और यहाँ t की वैल्यू रख दी मैंने t/4, तो ये t से t कैंसिल हुआ, 2 2 ज़ा 4, π/2 यानी कि 90, और ये 90, तो ये हो गया 0। तो इस तरह से फिर आपको ये कर्व इस तरह की मिलेगी, ये लाइक दिस, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आपको ये कर्व मिलेगी। तो पहली बात तो ये कि करंट जो है ना वो 90 डिग्री पीछे आ रहा है। दूसरा, करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, 1/ωL टाइम्स है किसकी, ईएमएफ की। इसमें ये 2 पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। अगर इसी चीज़ को फेज़र डायग्राम से बनाया जाए, ये तो साइन वेव से बनाया मैंने इसको, अगर फेज़र डायग्राम से इसी चीज़ को मैं बनाऊँ तो कैसे बनेगा, देखो ये आपके पास मान लीजिए है करंट, ये एक्स एक्सिस ले लेता हूँ मैं इसको, और इसको ले लेता हूँ बेटा वाई एक्सिस, ठीक है जी। ये आपको मैंने बोला कि ये क्या है जी, ईएमएफ है, ई नोट है, कितना है जी, ये ई नोट है। इसका एंगल कितना दे रखा है जी, ओमेगा टी, और इससे पीछे जाना है हमने, इससे पीछे जाना है। तो पीछे जाना है तो करंट की वैल्यू कहाँ होगी, फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर क्या होगी करंट की वैल्यू, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, π/2 हो जाएगा। इससे पीछे आए ना, ओमेगा टी से π/2 पीछे आए, ठीक है ना, इसलिए इधर, ठीक है बेटा। और ये एम्पलीट्यूड क्या है आपका, आई नोट है, ये एम्पलीट्यूड कितना है जी आपका, ई नोट है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फेजर डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो कंक्लूजन है वो क्या है, एक तो करंट रहेगा जी पीछे इंडक्टर के अंदर, कितना, 90 डिग्री। दूसरा, करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो 1/ω टाइम है किससे, एप्सिलॉन नोट से, यानी एप्सिलॉन नोट सॉरी ई नोट, ई नोट क्या है यहाँ पर, ईएमएफ है, ठीक है ना। और ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमारा इंडक्टर क्या था, प्योर था, जब उसका रेजिस्टेंस क्या था, 0 था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट था हमारा कंटेन्स रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया। अब बात करते हैं कैपेसिटर ओनली,
कैपेसिटर ओनली, यानी इस बार सिर्फ उसमें क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर वाले केस की अगर हम बात करें तो डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये आपके पास कैपेसिटर है और ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। यहाँ पर ईएमएफ कितनी लगा रखी है आपने, ई नोट साइन ओमेगा टी लगा रखी है। ये आपने ईएमएफ यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें ईएमएफ हमने बता दी ई नोट साइन ओमेगा टी। फार्मूला हमें आपको याद होगा, ये Q इज इक्वल टू सी वी हमारे पास फार्मूला था, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी इंटू ई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ईएमएफ कितनी है हमारे पास, ई नोट साइन ओमेगा टी है। ये वी भी पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ई भी पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो चार्ज की वैल्यू आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई तो आई थिंक करंट की वैल्यू आ सकती है। इसका डेरिवेटिव ले लो, ये क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ सी ई साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो सी कांस्टेंट होगा, ई कांस्टेंट होगा, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो ये बन जाएगा सी ई कोस ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव करोगे तो ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, ओमेगा सी ई कोस ओमेगा टी। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब ये ईएमएफ तो साइन में लेके चले थे और करंट कोस में आ गया, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो फेज डिफरेंस पता लगेगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस को देखो, अगर मैं इसको साइन में लिखना चाहता हूँ, एक बात तो ये होगी कि ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास आई नोट, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास, आई नोट है, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ आई नोट, और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में गए और साइन किस में चेंज होएगा, कोस में, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये मैच कर गया, ठीक है ना। तो हमारे पास अब देखो करंट, यहाँ से क्या पता लगा कि करंट जो है वो आगे है, करंट जो है वो आगे है, किससे, ईएमएफ से। कितना, 90 प्लस थीटा, थीटा मीन्स यहाँ पर ओमेगा टी है, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी थी ना। इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ओमेगा टी प्लस 90, एक ही बात है, क्योंकि प्लस हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस 90, इसलिए करंट क्या है यहाँ पर, आगे है, ठीक है जी। करंट आगे है और आई नोट की वैल्यू कितनी है आपके पास, ओमेगा सी ई, ठीक है ना। आई नोट की वैल्यू कितनी है आपके पास, ओमेगा सी ई, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नोट बाय 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है ना। या इसको ई ही लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, मैंने इस ई नोट से लिखा है तो ई नोट ले लो, ई नोट लिखा है तो ई नोट ले लेते हैं, ठीक है जी। ई नोट और ओमेगा सी आ गया नीचे, 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है जी। अब एक चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, देखो अब हमने जब रजिस्टर के लिए किया था तो वहाँ पर आया था ई नोट बाय आर, जब हमने इंडक्टर के लिए किया था वहाँ आया था ओमेगा एल। अब यहाँ कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आया ई नोट बाय 1 बाय ओमेगा सी। तो अगर ओम्स लॉ से देखें तो ये भी रजिस्टेंस है, ये भी रजिस्टेंस है और ये भी रजिस्टेंस है। ये रजिस्टर के लिए है, ठीक है ना, ये इंडक्टर के लिए है और ये आपका कैपेसिटर के लिए है। तो इसको बोलेंगे अपना इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका क्या नाम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, REACTANC रिएक्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी अपोजिंग फोर्स जो कैपेसिटर की वजह से लग रहा है, अपोजिंग फोर्स जो इंडक्टर की वजह से लग रहा है। इसका सिंबल होता है XL, इसका सिंबल होता है XC, ठीक है ना। ये होता है XL और ये होता है XC, ठीक है। अब मैं इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल बताऊंगा और इसका फेजर डायग्राम भी बताऊंगा। इसमें सिर्फ इतना ही करना था कि फॉर्मूला यूज़ किया, Q इज इक्वल टू सी वी, वहाँ पर E की वैल्यू पुट की हमने, फिर इसका करंट निकाला और आई नोट की वैल्यू निकाली और उससे ये पता लगा कि जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री का, और यहाँ पर करंट क्या चल रहा है, आगे चल रहा है, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर लिख दूंगा ये चीज़ें, कोई बात नहीं। देखो तो अगर मैं फेज़र डायग्राम बताऊं आपको इसका, तो फेज़र डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। अगर ये आपकी ईएमएफ है तो करंट इससे आगे जाने वाला है, इधर तो इधर आए थे तो पीछे आए थे, तो करंट आगे जाने वाला है, तो ये क्या होगा, इसका करंट होगा। ये एंगल ओमेगा टी है तो ये कितना है,
π/2 है, 90 डिग्री आगे है। ये तो रहेगी फेज़र डायग्राम के बारे में बात। और अगर मैं साइन वेव की टर्म में बताऊं आपको, तो देखो ये तो ईएमएफ है किसके लिए, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये इस तरह से लो, ठीक है जी। ये तो हो गया आपका ईएमएफ के लिए। और करंट की वैल्यू 90 डिग्री आगे चल रही है, 90 डिग्री आगे तो डेफिनेटली वो कोस वाला ग्राफ ही होगा, तो वो इस तरह से आपका ग्राफ जो है बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना। यानी जब यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 होगा तो e की वैल्यू 0 होगी, बट i की वैल्यू 0 नहीं होगी, i की वैल्यू i नोट होगी मैक्सिमम। चेक कर लो क्या आंसर आया था, e इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और i इज इक्वल टू क्या आया था, i नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ पर जब मैंने t की जगह 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, और जब t की जगह 0 यहाँ पुट करूँगा तो ये पार्ट 0 होगा, ये तो 0 नहीं होगा ना, ये क्या है 90 है, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से आपको कर्व मिलेगी। और एक और चीज़ जो मैंने अभी इससे पहले लिखी थी वो भी आपको बता देता हूँ। देखो XL क्या था, ओमेगा L था, जिसको मैंने क्या बोला था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी इंडक्टर जो है वो कितना अपोज कर रहा है एसी करंट का अपने अंदर फ्लो होने में। इसी तरीके से XC ये क्या था 1/ωc, ये क्या था आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कैपेसिटर कितना अपोज कर रहा है अपने अंदर करंट का फ्लो होने में, ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसमें देखो एक चीज़ आपको समझनी है, हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πfL, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/2πfC, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करूँ तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0, तो XL की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और XC की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है ना। यानी डायरेक्ट करंट जो है वो इंडक्टर के अंदर बड़ी आसानी से फ्लो हो सकता है, क्योंकि उसको कोई अपोजिंग फोर्स है ही नहीं। XL की वैल्यू 0 होना यानी अपोजिंग फोर्स की वैल्यू 0 होना, तो डायरेक्ट करंट इंडक्टर के अंदर तो बड़ी आसानी से फ्लो हो सकता है, बट कैपेसिटर के अंदर फ्लो नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर मैक्सिमम समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट होता है। कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स देगा एसी करंट को, सॉरी डीसी करंट को, डीसी करंट की बात हो रही है, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो डीसी करंट यहाँ से तो बहुत इजीली फ्लो कर जाएगा, पर यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। और अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात की जाए, इसकी जगह पर अल्टरनेट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी ही, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह ही। तो डायरेक्ट करंट की ही बात करेंगे तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, फ्रीक्वेंसी 0 होने से XL 0 हुआ, यानी कोई रिएक्टेंस नहीं मिला, कोई रिएक्टेंस नहीं मिला तो वो बड़ी आसानी से फ्लो कर जाएगा। पर डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर से पास कराएंगे तो कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम रिएक्टेंस देगा, मैक्सिमम रिएक्टेंस देने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपोजिंग फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट करंट वहाँ से पास नहीं होगा, ठीक है। ओके बेटा।